नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर और बहुत कुछ अंदर तक की खबरें, अंदर तक की बहुत पीछे पीछे की बैकग्राउंड, आगे क्या हो सकता है, ये सब बताने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात हैं, आप हमारा एपिसोड देख चुके हैं अब से पहले, जिसमें ईरान ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जिसमें अमेरिका के निमिट्स जो जो बेड़ा है, उसका एक मॉक करके, नकली एक तरह से बना करके, में रेप्लिका जिसे कहते हैं, उसको उन्होंने अपने मिसाइल टेस्ट किए हैं उस पर। और उसके साथ साथ एक दूसरे इलाके में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक बड़ी टेंशन चल रही है, वहां भी डर और खौफ का माहौल है। इस पूरे इलाके को समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है आज सईद नकवी साहब से, इंटरनेशनल अफेयर्स के। उंगलियों पर गिने जाने वाली बात नहीं है, मैं तो ये कह सकता हूं यकीन के साथ कि शायद ही आपसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई इंटरनेशनल अफेयर्स को बेहतर समझता हो। 100 मुल्कों से ज्यादा रिपोर्टिंग की है और इराक वार 2003 दूरदर्शन का प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू इंडिया, उसको आपने लीड किया है। उसमें टीम में मैं भी था, खुशकिस्मती से। सईद नकवी साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये ईरान की एक्सरसाइज, उसके बाद अमेरिका का बयान, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का एक कमांडर का मारा जाना, उसके बाद धमकी, और उसके बाद एक तरफा फायरिंग इजराइल की तरफ से, और हिजबुल्लाह का ये कहना कि हमने एक भी गोली नहीं चलाई। ये सब क्या है? इस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आपने बताया इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो नया है वो एक्सरसाइज है ईरानियन, और एक्सरसाइज भी नवेली है, बिल्कुल नॉवल तरह की है। यानी आमतौर से लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, उन्होंने एक पुतला बनाया, निमित्स एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनका बहुत बड़ा, और उस पे बाकायदा हेलीकॉप्टर्स रखे गए, डमी हेलीकॉप्टर्स, और फिर उनके ऊपर ये मिसाइल की टेस्टिंग हुई, और सुना जाता है कि भाई कामयाब हुए। उनका हर एक यही क्लेम करता है कि हम कामयाब रहे, लेकिन कुछ दिलचस्प बातें हो गई। इत्तेफाकन उसी वक्त जो रफेल हवाई जहाज लेके हमारे पायलट्स आ रहे थे, वो एक शब की मोहलत उन्हें मिली थी कि वो यहाँ पे अबू धाबी में रुके। अब जनाब उन्होंने देखे कि यहाँ तो मिसाइल गिर रहे हैं आसपास, तो वो जनाब बंकर में घुस गए। अरे भाई, ये क्या हुआ? रफेल आने से पहले लेने देने हो गए क्या? मालूम हुआ कि वो ना तो रफेल के पायलट्स और ना अबू धाबी और ना दुबई, ये उनके टारगेट में नहीं था। हाँ, उसके अतवार में ये एक्टिविटी हो रही थी 3-4 जगह। यानी एक मामूली सी जिसे कहते हैं एक्सरसाइज से कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में उनकी 5th फ्लीट है, वो सब के सब जनाब स्क्रैम्बल करके और उन्होंने सिक्योरिटी ढूंढी उसमें बंकर्स में। अब जनाब वहां की एक स्पोक्समैन है, 5th फ्लीट है इत्तेफाक से, क्योंकि मैं गया हूं बहरीन, वहां पे 5th फ्लीट है। अजीब गरीब मुल्क है, यानी हर जगह बहुत ऑस्टेयर जिंदगी है, लेकिन एक नाइट क्लब और रेस्टोरेंट्स ये सब बहरीन में मिल जाते हैं, मनामा में, क्योंकि वो तमाम लोगों को, सऊदीज के लिए भी एक लग्जरी स्पॉट है, और दूसरे जितने भी वहां बेड़े हैं उन सब के लिए रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए। बहरहाल वहां की खातून, कमांडर रिबेका नाम है कुछ, उन्हें साहब नाराज हो गई, कहेंगी ये क्या है साहब, हम लोग भी एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइजेस डिफेंसिव होती हैं। वो इसलिए होती हैं ताकि हमारे कॉलीग्स, हमारे जितने भी दोस्त हैं और हमारे पार्टनर्स हैं, उन सबको सिक्योरिटी की गारंटी रहे, राइट ऑफ सीज की। ये तो साहब अजब है, कहने लगी कि ये तो ऑफेंसिव है।
वहां से जवाब आया कि ये एक्सरसाइज पूरी तरह से ऑफेंसिव थी, यानी इसमें कोई मजायका न रहे। तो एक गोया ईरान का खतरा, अब एक एक्सरसाइज में अगर ये आलम है तो कहीं कोई, इससे अंदाजा होता है। देखिए, इसराइल के दो तीन मसले हैं। एक तो उनकी नींद इस वजह से हराम है कि तेहरान, इराक, सीरिया, लेबनान यानी हिजबुल्लाह, ये सब रास्ते, एक रोड खुल गई है और वो सड़क जो है उसको वो मुस्तकिल घबरा के समझते हैं कि ईरान से असलहे आ रहे हैं, वो जनाब पैनिक में उनकी बम्बार्डमेंट कर देते हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि एक तरफ हिजबुल्लाह और इराक में हर्षद शादी और उधर हूती, ये तीनों इजराइल और सऊदी अरेबिया को परेशान किए हुए हैं। यानी इनका कोई समाधान नहीं है। इनका समाधान इतना ही है कि अभी अखबारों से और न्यूज में इनका तस्करा कम कर दो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये नहीं है, वो सब मौजूद है। और बल्कि हूतीस तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक ये परेशानी। तीसरी परेशानी नेतन्याहू साहब की है कि वो 3 इलेक्शन में तकरीबन जोड़ी में गैंज, जो कि उनके बरखिलाफ थे, वो उनकी कैबिनेट में है, डिफेंस मिनिस्टर है, बहुत बड़ी बात है। और जनाब वो दौड़े दौड़े गए देखने की भाई जंग तो नहीं होने वाली। एक ये उनको परेशानी है। फिर वो देख रहे हैं कि ट्रंप साहब शायद लग गए हैं अपने इलेक्शन में इतने ज्यादा तो इधर से उनकी नजर उठ गई है। तो 1 जुलाई को जो सेटलमेंट्स का वादा उन्होंने किया था कि हम सेटलमेंट शुरू कर देंगे, वो मुलतवी कर दिया गया। अब वो मुलतवी किया गया है कि वो यही एक तरीका है कि उसको बराए ताक किया जाए, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ऐसा बड़ा झटका है। हो क्या रहा है, उधर अम्मान में रज़ाद साहब, जो कि रज़ाद उमर, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अजीब और गरीब बयान दे दिया, यानी वो सुनने के काबिल बयान है। उन्होंने कहा कि अगर 1 स्टेट सोल्यूशन हो, इसराइल एक स्टेट हो जिसमें कि फलस्तीनी और यहूदी, अहले यहूद एक साथ रहें और बराबरी से रहें, तो वो हम मानने को तैयार हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल इलाका जो उस वेस्ट एशिया में है वो अम्मान है, क्योंकि राइट विंग इज रियली, जिसे जायनिस्ट कहते हैं आप, वो कभी मानेगा नहीं पैलेस्टीनियन स्टेट इस वक्त जिस मूड में है वो। और अगर मानेगा, और ये सब अम्मान में लोग जानते हैं, तो वो पैलेस्टीनियन स्टेट जनाब अली जॉर्डन होगी। ये एक बड़ी यानी एक खतरनाक बात उन्होंने छेड़ दी। चलिए वो भी गई। अब ये सब बिल्ड अप करके जा कहां रहा है काजमी साहब, इसको हम देखें। जी जी, बहुत अहम बात ये हुई है जिसको कि बार बार रिपीट करना पड़ेगा, जो कि आया सोफिया मॉस्क। आया सोफिया पहले ये गिरजा था यूरोप का सबसे बड़ा, 7वीं सदी में 1453 में मोहम्मद द कॉन्करर ने इसको, ऑटोमन एम्पायर जिसने सेटअप किया, उसने इसको मस्जिद में तब्दील किया जमीन खरीदने के बाद। और मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि बिल्कुल डेबरीज जो बचा के लाए थे तुर्की को, वो समझते थे कि भाई यूरोप में हमें जाना है, लिहाजा कोट पर तुम पहन लो, फेज
कैप उतार के फेंक दो, जूते पहन के मस्जिद में नमाज पढ़ो। जितने भी तुम्हारे मजहबी मामले हैं वो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को दे दिए गए, और बाकायदा मौलवी साहबान को तो यानी जो ज्यादा एजिटेट कर रहे थे उनको गोली से मार दिया गया। और तो वो बिल्कुल गोया एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक स्टेट बनी थी जो कि सेकुलर अपने आप को कह रही थी। किसी हद तक उसका दबदबा इतना था कि अगर आप अंकारा और इस्तांबुल जाइए तो लगता था कि यूरोप का हिस्सा है, लेकिन छिछला रहा। और उसके बाद तमाम तब्दीलियां आई, अरबकान साहब आए, फिर एक इस्लामियात फैलने लगी। और ये अब खुल के दोबारा जब इन्होंने मस्जिद खोली है तो जनाब आली अब ये कोई हिजाब नहीं रहा, अब ये 100% पब्लिकली क्लेम्ड मुस्लिम ब्रदरहुड अखवानुल मुस्लिमीन हैं। और ये मस्तरिया का वाकया भी, इदलिब और सीरिया वो इनके अलग मसले हैं, उसमें अभी छोड़ते हुए मैं लिबिया जाना चाहता हूं। लिबिया में क्या है कि अखवानुल मुस्लिमीन उन फौजों को जाके और फरोग देगी जिसमें के मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, लिबिया कंटिगुअस है, यानी बिल्कुल मिला हुआ है इजिप्ट से। इजिप्ट में आप जानते ही हैं मोरसी साहब मुस्लिम ब्रदरहुड के थे। 2013 में देखा गया तो जो सरकारें आलिया यानी अमेरिका और इसराइल ने मिलके उनको हटवाया, और जनाब हाथों में झोली में $8 बिलियन लेके क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के पहुंच गए कि भाई सीसी को बना दीजिए। सीसी का काम क्या है? सीसी का काम यह है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड का तबका है उसको दबा के रखो, उसको बेसमेंट में भी उसको पनपने न दो, ये उनका काम है। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड को दबा रहे हैं, उधर एक मुस्लिम ब्रदरहुड बन के आ रहा है लिबिया में। इन दोनों का जो क्लैश होगा तो उसका असर इजिप्ट के अंदर होगा। ये एक तस्वीर बनती दिखाई दे रही है जो कि, लेकिन अभी इस वक्त लोगों की नजर इस पे इतनी ज्यादा नहीं है। एक और बात मैं आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि पजल है, हो सकता है मैं गलत हूं। जब मैं कद्दाफी से मिला था 1986 में, रेगन साहब की बमबारी हुई थी, उनकी अपनी बच्ची मर गई थी ट्रिपोली में, और बेनगाजी और यहाँ पे बमबारी की गई थी। क्यों? क्योंकि CIA ने ये रिपोर्ट दी थी कि बर्लिन के डिस्कोथेक में कद्दाफी साहब के लोग कोई कंस्पिरेसी टेररिज्म की बना रहे थे। अब कुछ इस किस्म की खबर थी, वायरल बमबारी हुई। मैं गया, मेरी मुलाकात हुई। उन दिनों में भी कद्दाफी एक प्रोजेक्ट की बहुत बात करते थे। क्या था? मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट। मैन मेड रिवर दुनिया का सबसे बड़ा ड्यूबियन एक्विफायर, यानी जमीन के नीचे उनके यहां इतना पानी है कि कोई 3000 स्क्वायर किलोमीटर का वो एक पाइप का नेटवर्क है। मेरे समझ में बात आती नहीं कि ये वो खित्ता है जहां पानी की किल्लत है। सऊदी अरेबिया को, अरे इसको इजराइल को पानी की किल्लत है, इजिप्ट को है, कोई उसका तस्करा ना आना मेरा माथा ठनकता है कि भाई जिस तरह से तेल पाइप्स में जा सकता है वैसे ही पानी भी जा सकता है। देखिए, वाटर सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है, उसका तस्करा ना होना, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था,
वो बात तो नहीं है कहीं। हो सकता है ये मुबालरा मेरे दिमाग में आया हो, ये दिमाग का फतूर हो, अगर ऐसा है तो मैं गलती मान लूंगा, बहरहाल दिमाग में है ये बात। अब इस पूरे खित्ते में होने वाला क्या है सर? मैं उससे 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 पहले मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि ये, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन ये बिल्कुल सही, ये निमिट्स वाला जो ईरान ने जो डमी जिस पर बमबारी की है, ये अभी पिछले दिनों भारत और चीन के बीच में टेंशन के दिनों में हमारे हिंद महासागर में भी आया था, ये बताने के लिए कि हम इस इलाके के बड़े बदमाश हैं और हम आपके साथ हैं। तो उस निमिट्स को ईरान ने जिस तरह से तबाह किया है और जिस पर अमेरिकन में डर का माहौल बना है, तो क्या वो निमिट्स भारत को चाइना के खिलाफ कहीं कोई मदद कर पाएगा, या इसी तरह का इसकी हवा निकल जाएगी? आपके यहाँ एक कहावत है, एक एक्सप्रेशन है, उसको कहते हैं गिदड़ भपकी। गिदड़ भपकी ये है कि यूं करके वो आता है गिदड़, और आप खड़े रहिए तो वो चला जाता है। ये पहली दफा नहीं किया है। ये हरकत अगर आपको याद हो 1971 में भारत जबकि मदद कर रहा था बांग्लादेश के बनने में, उस वक्त किसिंजर और निक्सन साहब ने एक 7th फ्लीट भेज दी थी पूरी, ताकि देखो भाई एक मंजिल के आगे न जाना। उस वक्त वो रूस के खिलाफ थे, इस वक्त ये किसके खिलाफ हैं? चीन के खिलाफ हैं। तो बहरहाल एक न एक से इख्तिलाफ, ये असल में पूरा निजाम वर्ल्ड ऑर्डर का ये एक हमें दुश्मन चाहिए। मसलन सोवियत यूनियन दुश्मन था, 1990 में बर्लिन वॉल गिरी, सोवियत यूनियन डूब गया। अब क्या हो, इतनी बड़ी मिलिट्री, जिसको कि आइजनहावर कहते थे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा, वो कहां जाएगा? तो जनाब फिर इन्वेंशन हुआ, उसामा बिन लादेन ने इनकी इमदाद की, और वो इस्लामिक टेरर, सारी दुनिया में इस्लामिक टेरर के लिए यहां से वहां तक खुफिया एजेंसीज ने हाथ जोड़ लिए। धीरे धीरे इन्होंने देखा कि भाई ये तिल इतने हैं, इनमें से इतना तेल निकल चुका है कि अब कुछ और ढूंढो। तो फिर यूक्रेन और रूस आया, बल्कि उसमें टोनी ब्लेयर ने तो बाकायदा बड़ी दिलचस्प बात कही। उसने उन दिनों में ओबामा से कहा कि भाई देखो, ये इस्लामिक टेरर ठीक है कि रूस को मत छेड़ो, क्योंकि उसका असर यूरोप में पड़ेगा, और जो कि पड़ा। तो ये अब इस वक्त एक चीन है कि चीन की जो उठान है उसको किसी तरीके से रोके। उसके कई पहलू, हम उसमें क्या करेंगे? अब हम चाहते हैं कि अच्छी खासी बातें हो रही थी। देखिए, हमारे यहां हमारे ख्याल में एक इख्तिलाफ है पब्लिक ओपिनियन में और नॉलेजेबल लीडरशिप में। पब्लिक ओपिनियन तो ये कह रही है कि क्या बात है, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उस दिन कहा कि हम जब ये रफेल आ रहे हैं, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, वैसे ही जैसे कि कारगिल में दिया था। अरे भाई, मारो घुटना फूटे, बात हो रही है चीन की, आप कारगिल पे कहां से आ गए? आपने ये कह दिया होता क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे, वैसा जैसा हमने गलवान में दिया। तो ये है इस वक्त। सर, रफाल के बारे में भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि ये 4th जनरेशन जहाज है, और F-16V पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन है। इसी तरह से J-20 चाइना के पास 6th जनरेशन है, और जितनी हाइट पर उड़ने की ताकत MiG-29 में है, रफाल में उतनी भी नहीं है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। तो ये क्या हमारे पास 5 जहाज आकर के हम चाइना पर हावी हो जाएंगे? ये जो परसेप्शन एक दिया जा रहा है, ये इब्तिदा है,
इब्तिदाई है, अभी और आएंगे, फिर वो टेक्नोलॉजी बनेगी, धीरे 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 हम और आप गुजर जाएंगे, तब ये कहीं जाके ये एक एक बड़ी फ्लीट बनेगी। लेकिन ये एक कम से कम साइकोलॉजिकल बूस्ट है कि साहब हमारे पास जहाज आ गए, और यहाँ साहब बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग चले गए हैं अपने अपने गांव, भूख मर रहे हैं, उससे कैमरा हटा के रफेल आ गया, रफेल आ गया, रफेल आ गया। तो ये है। अच्छा सर, और आपकी इसमें आपकी आपकी अब तक की जो बात है उसमें एक मैं आपको अमान वाली बात याद कर दिलाता हूं, जॉर्डन वाली। वो जी जो प्राइम मिनिस्टर ने वहां बात की है, इससे पहले वहां के किंग ने जब ये वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने के प्लान पर बहस बढ़ी, तो उन्होंने किंग ने जॉर्डन के उन्होंने कहा कि ये अगर वहां होगा तो जी जी, फिलिस्तीन वहां से फिलिस्तीनियों को वहां से धकेला जाएगा और फिलिस्तीनी हमारे यहाँ आएंगे और ये हम इसको जंग का ऐलान समझेंगे। यानी उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी। जो बात आप कह रहे हैं कि ये फिलिस्तीनी यहाँ आएंगे, तो ये बहुत ही गैर मामूली। अच्छा, उन्होंने एक तरह से कंफर्म किया है सरकार में एक तरह का। आप बात को जरा क्लैरिफी समझ लें। जी जी, उन्होंने जो ऑफर किया है वो अगर आप संजीदगी से उसको एनालाइज करें तो उसके कोई मानी नहीं। क्यों? इसराइल में एक नेशनल इजरायली एक्ट है जो कि नेसेट ने अभी पास किया, यानी जितनी जमीन सेटलमेंट्स की इसराइल कब्जा करेगा वो ज्यूस के लिए है। यानी देखिए, इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट है, उसमें आप ये तवक्को करना, ये एक्सपेक्ट करना कि वहां वन स्टेट बनेगी और उसमें दोनों एक दूसरे की बराबरी करेंगे, नामुमकिनात में से है। यानी बिल्कुल अपसर्ड बात है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर फलस्तीनी आबादी दुगनी चौगनी हो जाएगी, और फिर क्या होगा? तो ये एक बात उन्होंने कह दी, लेकिन अगर उसको एनालाइज वो शायद जॉर्डन की जान बचाना चाहते हैं कि वो वहां से फिलिस्तीनी निकल करके हमारे सर पर आकर के ना पड़े, इसीलिए वही मामला निपट जाए, शायद वो उस तरह से कह रहे हैं। तो बहरहाल मैं अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो बात आप उस वक्त कह रहे थे कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। ये जो इजराइल, हिजबुल्ला और ईरान, अमेरिका, जो ये इस वक्त काफी टेंशन है और डर और खौफ का भी माहौल है, अब आगे क्या? देखिए, ये टेंशन का माहौल जब से 2015 से, जब से इन्होंने ये न्यूक्लियर डील जो है उसको रद्द किया है, जी जी, तब से एक टेंशन का माहौल है। टेंशन का माहौल क्यों बनाया गया है? इसलिए उसका एक मकसद बहुत ये नहीं है कि इसको हम इसलिए खत्म कर रहे हैं कि हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, नहीं। ये मई 2018 में हुआ। 2018 में, सॉरी, हाँ, जी जी जी, मई 2018 के बाद से क्या कम का, देखिए, ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि हमारी धंधा होता रहे। तो जितना भी खतरा ड्रम बीट करेगा कि जंग होने वाली है, तो क्या होगा? अब देखिए, इसका फायदा ईरान से ज्यादा रैथियन को होगा। इसका फायदा, ये जो बम गिरा है, जो मिसाइल गिरी हैं, इसका ईरान से ज्यादा फायदा रैथियन को होगा, उससे ज्यादा उन आर्म्स इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा जो कि अब आगे खड़े हो जाएंगे, देखा, हाँ, मिसाइल ये गिर गई, जी जी। हमारे पास ये है, अब ये खरीदो। सर, रैथियन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, रैथियन किसे क्या मतलब है आपका? भाई, उनका सबसे बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, जी 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 जी, आर्म्स मैन्युफैक्चरर, बड़े बड़े हवाई जहाज बनाता है, ये फाइटर जेट्स बनाता है। तो इसलिए वहां की जितनी आर्म्स इंडस्ट्री है उसको जरा सा सहारा मिल जाएगा कि देखिए, ये तो बहरीन और कुवैत और अबू धाबी ये सब डर गए। भाई देखिए, डरिए नहीं, हमारे पास इसकी
तोड़ मौजूद है और वो ये है, पहुंच चुके होंगे सेल्समैन। सर आखिर में बस एक सवाल और, हालांकि इस पर हम कुछ पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हाल में हागिया सोफिया के मस्जिद बनने के बाद में वहां की एक गवर्नमेंट सपोर्टेड मैगजीन है गरसेक हयात, उसने अपील की है कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सल्तनत उस्मानिया वापस आएगी, अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन, इस तरह की बातें हुई हैं। और उस नमाज के बाद में, जो जुमे की नमाज हुई है, उसके बाद में भी एक ग्रुप था जो इस्तांबुल की सड़कों पर मजहबी नारे लगाते हुए निकला था। तो अक्सर आम तौर पर जिन लोगों ने एक जमाने में सद्दाम हुसैन को अपना आइडियल बना लिया था, एक जमाने में गद्दाफी को आइडियल बना लिया था, अब वो आइडियल की तलाश में है और हागिया सोफिया के कन्वर्ट होने के बाद अर्दगान में उनको आइडियल के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ उनके इजराइल से ताल्लुकात हैं, एक तरफ अमेरिका के ट्रंप की तरफ से कुछ इशारे आते हैं जिन पे बाकायदा वो पब्लिकली कह भी देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने हमारी ट्रंप से बात हो गई है। तो ऐसी हालत में ये खिलाफत उस्मानिया की ख्वाब क्या इस तरह से कहीं पूरी हो पाएगी? आइडियल की जो तलाश है ये जारी रहेगी या क्या हो? कोई सवाल ही नहीं उठता। ये महज देखिए, एर्दोगान के परेशानियां समझिए। 2019 में लोकल इलेक्शंस में वो अंकारा और इस्तांबुल दोनों हार गए। बाकी 6 जो बड़े शहर हैं उनमें से 5 जगह हार गए। तो ये वो, जबकि ये अच्छा इनका उरूज तब था जबकि ये इनकी इमेज थी कि ये अमेरिका के खिलाफ हैं, जबकि इन्होंने अमेरिकी फौजों को अपने मुल्क से पास होते हुए इराक जाने से मना किया। लोग, इनकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जबकि मरमरा जहाज गया था मदद करने के लिए फलस्तीनियों को गजा में, वहां पे इजरायली फौजें आ गईं और उनमें उस वक्त इन्होंने रिश्ते तोड़ लिए थे। तो इनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो उस वक्त बढ़ रही थी जबकि ये अमेरिका इजराइल कंबाइन के खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे। बीच में आ गया सीरिया का मामला, उसमें धीरे धीरे इनको गोटे बदलना पड़ी और फिर वापस गए ये इस्राएल और अमेरिका उसके बीच में फंसे, इदलिब में फंसे हुए हैं अभी। अब ये 4-5 इलेक्शन जो बड़े हारे और इन्होंने देखा कि इनकी जो वकार था, जो एक इमेज थी, जो छवि थी, वो दुनिया में गिर रही है। तो इन्होंने फिर ये तय कर लिया कि अभी तक जो दरपर्दा पर्दे के पीछे थे कि ये एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, उन्होंने ये काम करने के बाद वहां पे नमाज की इब्तिदा, जिसमें खुद भी शामिल हुए, उसके बाद गोया एक इमेज दूर दराज तुर्की के गरीब इलाकों में ये कि देखो मोहम्मद का वो कहते हैं द कॉन्करर ने 1453 में इस गिरजे को मस्जिद बना दी। अब देखो एर्दोगान पैदा हुआ है, उसने यहाँ के सेकुलर ढांचे को गिरा के तुम्हारे लिए ये मस्जिद खोल दी। अब वो पूरे इलाके में एक बात फैलेगी, अगर इस्लामियत फैलानी है और इस्लामियत में कोई फायदा है तो इनको फायदा मिलेगा, नहीं है तो उसका फायदा लिमिटेड रहेगा। ये देखने की बात है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपसे जब भी हम बात करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे दर्शक अक्सर रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि आपसे मुलाकात कराई जाए। और आज कई इश्यूज पर हमारी बात हो गई। निमिट्स का जो पुतला है वो ईरान ने जिस तरह से तबाह किया, उसके बाद निमिट्स का भारत आना, चाइना के अगेंस्ट एक तरह से सपोर्ट जाहिर करना, उस निमिट्स की हकीकत ईरान ने बता दी। दूसरे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भी
टेंशन है। और एक खास बात जो नई आपने बताई, वो जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ इजराइल सिंगल स्टेट बने, फिलिस्तीन बने ही नहीं अलग। अब तक 2 स्टेट की बात हो रही थी, अब सिंगल स्टेट इजराइल, लेकिन दोनों के बराबर इख्तियारात। ये एक बहरहाल एक ख्याली बात हो सकती है। और ये कि अर्दगान खलीफा उस तरह से नहीं बन सकते जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आपने बहुत एनलाइटनिंग बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत ही अहम बात है और हम शुक्रगुजार हैं सईद नकवी साहब के कि हमें वक्त दे देते हैं और हमें और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।